जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री क्लास 12 का दूसरा पार्ट। क्लास 12 के हिस्ट्री का दूसरा पार्ट, जिसमें मौर्य काल से गुप्त काल तक के राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास का इसमें वर्णन मिलता है ना। तो आइए इस वीडियो को हम बिना देर किए फटाफट स्टार्ट करते हैं। आप इन सभी ऑब्जेक्टिव को बेहतर तरीके से पढ़ के याद कर आप बढ़िया नंबर ला सकते हैं, बढ़िया स्कोर कर सकते हैं, ये मेरा वादा है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले हम यदि बात कर लें तो प्राचीन इतिहास में है ना, पूरे भारत पर लगभग कई ऐसे जनपद थे है ना, जिसमें 16 जनपदों का नाम आता है। पूरे भारत में 16 महाजनपद थे। इन महाजनपदों के द्वारा पूरे साम्राज्य में राज की जाते थे। इन साम्राज्य में सबसे बड़ा जनपद मगध था और मगध है ना पर लगभग कई शासकों ने राज किया है ना, और जिसमें मौर्य काल से गुप्त काल तक के इसमें इतिहास से पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। कह रहा फूट डालकर विजय प्राप्त करने की नीति किसने लागू किया था? फूट डालकर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया और नीति किसने सबसे पहले लागू किया था? तो वो आपको हम बता दें है ना, हर्यक वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी। और हर्यक वंश की स्थापना है ना बिंबिसार नामक शासक ने किया था। उन्होंने ही सबसे पहले मगध की स्थापना की और मगध में एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। उनके पुत्र अजातशत्रु थे, जिन्होंने है ना अपने पिता की हत्या कर राजगद्दी को प्राप्त किया था ना। तो चलिए, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का नीति प्रारंभ किसने किया था? तो फूट डालकर विजय प्राप्त करने की नीति सबसे पहले लागू किया था है ना अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे है ना, बिंबिसार के पुत्र थे जिन्होंने अपने ही पिता की हत्या कर गद्दी को प्राप्त किया था। तो ये थे अजातशत्रु ना। तो पहला क्वेश्चन का आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है जीवक वैद्य किस राजवंश के काल में था? तो जीवक वैद्य एक वैद्य हुआ करते थे है ना, जिनका नाम था जीवक, और वो हर्यक वंश के शासन काल में रहते थे है ना। ये एक वैद्य थे जिन्हें है ना दवा के लिए या उपचार के लिए जाने जाते थे। ये काफी फेमस थे है ना, जिन्हें वैद्य कहा जाता था। कौन थे? हर्यक वंश में कौन सा वैद्य? जीवक वैद्य थे। ओके, चलिए, तो इसका आंसर आपका ये पहला, दूसरा, तीसरा से हो जाएगा। क्वेश्चन बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण। ये तो बहुत है ना, ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन भी इसमें नहीं है ना। हल का प्रमाण हमने आपको बता दिया था अगले वीडियो में, ये गलती से छप गया है इसमें। चलिए, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उज्जैन ने किस नदी के संगम पर की थी? तो पटना नगर की स्थापना उज्जैन ने किया था है ना। किसने किया था? उज्जैन ने किया था। उज्जैन ने पाटलिपुत्र की स्थापना इसने किया था है ना, क्योंकि यह तीनों क्षेत्र नदियों से घिरा हुआ है। पहले पाटलिपुत्र से पहले राजधानी मगध की राजगीर हुआ करता था। राजगिरी का मतलब होता है राजाओं का घर। राजा जहाँ लोग रहते थे वहीं पे उन्हें राजगिरी, पहले इसकी राजधानी राजगिरी था, लेकिन यहाँ से हस्तांतरित करके है ना उज्जैन में, या इन्हें उदयभद्र भी कहते हैं, ये पाटलिपुत्र ले गया। और ये पाटलिपुत्र 3 नदियों के संगम पर स्थित है, गंगा, पुनपुन, सोन, इसलिए इसका आंसर इनमें सभी होगा ना। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? तो याद करिए, भारत में भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें समुद्रगुप्त की उपाधि दी गई है। तो वो व्यक्ति थे आपका है ना समुद्रगुप्त। तो भारत का समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, जबकि यूरोप का नेपोलियन है ना किसे कहते हैं जी? नेपोलियन बोनापार्ट को है ना। यूरोप का नेपोलियन किसे कहते हैं? ओके, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है ना? किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो भूमिदान का उल्लेख सबसे पहले है ना प्रभावती गुप्त के अभिलेख से मिलता है। तो इसका आंसर आपका ग सही हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं। किस शिलालेख द्वारा अशोक के कलिंग विजय का पता चलता है? किस शिलालेख से अशोक के कलिंग विजय के बारे में जानकारी मिलती है? यानी कहने का मतलब किस शिलालेख, सबसे पहले शिलालेख या अभिलेख की खुदाई के काम जो है अशोक ने शुरू करवाया था।
अशोक ने ही शुरू करवाया था। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। माना जाता है अशोक 100 भाई था और इन्होंने अपने 99 भाई का वध करके मार करके इन्होंने राजगद्दी को प्राप्त किया था। और है ना, कलिंग के राजा नरेश के खिलाफ इन्होंने युद्ध चलाया था, जिसे हम कलिंग युद्ध के नाम से जानते हैं। यह उल्लेख अशोक के 13वें अभिलेख से मिलता है। शिलालेख से कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13वें अभिलेख। 13वें अभिलेख से है ना कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें अशोक बहुत दिनों के बाद लास्ट में युद्ध को जीत जाता है ना। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। मौर्य काल का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? मौर्य काल में सबसे अधिक मात्रा में स्तूप का निर्माण करवाया गया था, है ना। मौर्य काल के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार, है ना, बिंदुसार के पुत्र अशोक। इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले स्तूप का निर्माण चालू करवाया था। ओके, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि इंडिका की रचना किसने किया था? देखिए, इंडिका की रचना की बात कर लेंगे, इसके पीछे लंबा इतिहास है। इंडिका की रचना, है ना, मेगास्थनीज नामक राजदूत ने किया था। ये था कौन? सबसे पहले कहा जाता है कि सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो यूनान के शासक थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करने के लिए भारत आए और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया और पराजित करने के बाद उनकी पुत्री से इन्होंने विवाह कर लिया और विवाह करने के बाद उनकी पुत्री, वो समझौता भी हो गया। सेल्यूकस निकेटर के ही समय में उनके दरबार में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मेगास्थनीज, है ना। सेल्यूकस निकेटर ने ही अपने पुत्री के साथ में मेगास्थनीज को भारत में अपना राजदूत बनाकर भेजा था। तो इंडिका की रचना किसने की थी? है ना, मेगास्थनीज। और वो भारत में रहे। भारत में रहने के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्यापन का भी काम किया और अध्यापन करने के दौरान इन्होंने 305 ईस्वी में भारत आए थे और आने के दौरान इन्होंने भारत की में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापन का काम किया और उसी दौरान इन्होंने मौर्य काल में ही, है ना, एक नए किताब का रचना की जिसका नाम है इंडिका। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। इंडिका की स्थापना किसने की? मेगास्थनीज ने, है ना। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। पर्याप्त प्रशस्ति की रचना किसने की? पर्याप्त प्रशस्ति की रचना किसने की? तो आप ध्यान से देखिए, पर्याप्त प्रशस्ति की रचना हरिसेन नामक, है ना, व्यक्ति ने किया था। पर्याप्त प्रशस्ति सबसे पहले की बात करें तो इसने रचना की थी। इस लेख से सबसे पहले समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन कवि थे। समुद्रगुप्त का राज्य दरबारी कवि हरिसेन था और हरिसेन ने ही पर्याप्त प्रशस्ति की रचना की है, जिससे विशेषकर समुद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। तो पर्याप्त प्रशस्ति और एक कादम्बरी भी इन्हीं का लेखक है ना। तो चलिए, कादम्बरी भी इन्होंने ही लिखा है। हरिसेन पर्याप्त प्रशस्ति की रचना हरिसेन दूसरे। गुप्तों के काल में कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? गुप्त के काल में कौन से काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, ये काल नहीं है, ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। इसका आंसर आप, है ना, मैं आपको बता देता हूँ। गुप्त काल स्वर्ण काल के नाम से कौन से काल जाने जाते हैं? देखिए, इसका आंसर भी इसी में है और क्वेश्चन भी इसी में। गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन गलत है, इसका नीचे वाला जो क्वेश्चन था वो सही है। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो हमने अभी बताया कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, इसलिए कि गुप्त काल में सबसे पहले ही स्वर्ण सिक्के या स्वर्ण मुद्राओं का सबसे पहले निर्माण बड़ी मात्रा में हुआ था, इसलिए इसे स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो स्वर्ण काल को किस नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को ही स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे पहले सोने के सिक्के का निर्माण ज्यादा हुआ था ना। तो इसका आंसर आपका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अशोक किस राजवंश का शासक था? अशोक किस राजवंश का शासक था? अशोक मौर्य राजवंश का शासक था। किसका था जी?
मौर्य। आपको हमने बताया था मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। उसके बाद इसके पुत्र बिंदुसार हुए, बिंदुसार के पुत्र अशोक हुए, और अशोक किस वंश के, राजवंश के थे, मौर्य वंश। ओके, चलिए तो आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कौटिल्य की कृति है। मैं आपको बता दूं कि कौटिल्य की रचना, कौटिल्य जो है चाणक्य, देखिए इनका कई नाम है, चाणक्य भी है, कौटिल्य भी है, विष्णुगुप्त भी है। ये 3 नाम से कौटिल्य जाने जाते हैं। इन्हें राजनीति के मामले में, है ना, काफ़ी फेमस है। ये राजनीति के मामले में बहुत काफ़ी निपुण थे। इन्होंने, है ना, कम उम्र के बालक चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी शिक्षा देकर इन्होंने, है ना, मौर्य वंश के, मगध पे मौर्य वंश की स्थापना करवाए थे। घनानंद के भगाए जाने के बाद, घनानंद के इसने भगाया था और इन्होंने अपने शिखा को नहीं बांधने की, है ना, प्रतिज्ञा ली थी, और, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य को मगध की राजधानी, मगध के राजा बनाने में वे सफल रहे। इनके फेमस किताब है जिनका नाम है अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य की कृति कौन सा है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में ये काफी निपुण थे, है ना, कौन, चाणक्य। तो 3 नाम से जाने जाते हैं, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ये तीनों एक ही हैं और इन्होंने किस किताब की रचना की थी, अर्थशास्त्र की रचना की थी। याद रहेगा ना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, फिर वही क्वेश्चन है। हमने आपको बताया था कि मेगास्थनीज चलिकट निकेटर का राजदूत था, जो अपनी पुत्री के विवाह के समय चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये राजदूत बनकर आए थे। तो मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में है, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है या समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। अभी हमने बताया था समुद्रगुप्त के राज दरबारी कवि हरिसेन थे, जिन्होंने अपना प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। प्रयाग प्रशस्ति से संपूर्ण समुद्रगुप्त के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये इसका आंसर आपका प्रयाग प्रशस्ति हो जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं 17। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया। अभी आपने बताया था कि पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा, सोन, पुनपुन आदि नदी के संगम पर, है ना, उदयभद्र ने बनाया था, जिसे हम उद्यान के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं जी, हम इसे उद्यान कहते हैं या उदयभद्र। तो उद्यान ने ही सबसे पहले पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। ओके, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे। तो भारतीय इतिहास में ऐसे कई शासक रहे जिनके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। वो 9 अलग अलग क्षेत्रों में नुपीन, कौशल या प्रवीण थे, है ना। जिसमें सबसे पहले यदि हम बात कर लें प्राचीन इतिहास में, तो वो व्यक्ति थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहिए या चंद्रगुप्त द्वितीय कहिए, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की इन्होंने उपाधि प्रदान किया था, उपाधि धारण किया था, जिसे हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। इन्होंने, इन्हीं के दरबार में सबसे पहले 9 रत्न हुआ करते थे। देखिए आपको जब मुगल काल पढ़ाएंगे, मुगल एम्पायर पढ़ाएंगे, तो मुगल एम्पायर में भी अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, जिसमें बीरबल, तानसेन, मान सिंह, खान सिंह, ये सभी थे ना। तो इनके दरबार में धन्वंतरी, ब्राह्मण, आपका कालिदास, ये सभी 9 रत्न हुआ करते थे ना। तो चलिए इसका आंसर आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो जाएगा। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है। मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, जिसमें कालिदास फेमस थे। कालिदास ने सबसे पहले ज्ञान शकुंतलम की रचना की। इसके अलावा कुमार संभव, है ना, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, मालविकाग्नि मित्र, ये कई सारे किताब इन्होंने लिखा। मालविकाग्नि मित्र आदि रचना की थी। कुमार संभव कालिदास ने, ज्ञान शकुंतलम कालिदास ने, मालविकाग्नि मित्र कालिदास ने, ये सब इनके ग्रंथ हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से था। मैंने अभी आपको बताया समुद्रगुप्त से। इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, पहले ही बता चुके हैं, एक ही क्वेश्चन है ना। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किसने किया था। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किसने किया था। तो मैं आपको बता दूं, इसका सभी आंसर गलत है ना।
भारतीय प्राचीन इतिहास में अभिलेख की शुरुआत सबसे पहले अशोक किसने किया था? अशोक ने किया था, है ना। भारतीय प्राचीन इतिहास में अभिलेख की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था बालक, है ना, तो वो अशोक ने किया था। इसका आंसर अशोक होगा, ये आंसर गलत हो जाएगा। ओके, चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 22, किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? प्रियदर्शी अशोक को कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका वो सही हो जाएगा। मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन होते थे? मौर्य साल में टकसाल, टकसाल क्या होता है? टकसाल का मतलब होता है जहाँ पैसा छपाया जाता है, मुद्रा का, है ना, छपान होता है, यानी कि छपाई होता है, निर्माण होता है उसे। तो मुद्रा क्या में टकसाल, और टकसाल के अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष होते थे। टकसाल के अध्यक्ष कौन होते थे? लक्षणाध्यक्ष होते थे, जबकि कृषि के अध्यक्ष शिलाध्यक्ष होते थे, अलग अलग। तो ये मुद्राध्यक्ष नहीं होगा, लक्षणाध्यक्ष होते थे ना, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। पतंजलि का महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो पतंजलि के महाभाष्य से सबसे अधिक मात्रा में मौर्य काल की जानकारी मिलती है। किस काल की? मौर्य काल की। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ धाम नहीं बल्कि धम होना चाहिए। आप यदि क्वेश्चन लिखे हैं तो इसको इधर पे सुधार करके धम कर लें। धम माने धर्म। धर्म महामात्रों को सबसे पहले किसने नियुक्त किया था? तो वो नियुक्त करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों अशोक थे, है ना। कौन थे? अशोक ने सबसे पहले धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, और अशोक ने अपने पुत्र सुसीम और, है ना, संघमित्रा, पुत्री संघमित्रा को इन्होंने श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका भेजा था प्रचार करने के लिए, ओके, बौद्ध धर्म के बारे में। अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? अभी हमने आपको बताया कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका, है ना, की रचना अर्थशास्त्र एवं इंडिका, अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने किया था, जबकि इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया था। और ये दोनों किसके दरबार में थे? तो मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो इसका आंसर मौर्य वंश हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। सल्लौर नहीं बल्कि यहाँ पे एल्लौर होना चाहिए। ओके, एल्लौर महाराष्ट्र में है। एल्लौर कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर एल्लौर होगा। ओके, एल्लौर में कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? एल्लौर में कैलाश मंदिर का निर्माण, है ना, राष्ट्रकूट वंशों ने करवाया था। तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन साबित हुआ, है ना, या कौन महाजनपद था? 16 महाजनपद। अभी मैंने आपको बताया कि कुल मिला के 16 महाजनपद थे। यह 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद मगध था। कौन सा था जी? मगध। और मगध की स्थापना आपको हमने बताया था, हर्यक वंश, मगध का पहला शासक जो है ना, हर्यक वंश था। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका मगध वंश हो जाएगा ना। आगे पुराणों की संख्या कितनी थी? तो सब बच्चे को याद है, बचपन से आप पढ़ते रहते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी थी? 18 थी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अभी हमने आपको बताया कि अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य ने किया था, और यह उनके समय में था। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य का था। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये सभी नाम से ये जाने जाते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे ना। आगे हम देख लेते हैं। बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा जाता है। बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में, है ना, क्या कहा जाता है जी? गणतंत्र कहा जाता है। बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या ना, किस नाम से जाना जाता है? तो वो गणतंत्र। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। जनपद शब्द का अर्थ क्या होता है? जनपद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जहां लोग अपना घर बनाते हैं। तो जहां लोग अपना घर बनाते हैं, रहते हैं, उसी, है ना, उसी का अर्थ होता है जनपद। तो इसका आंसर आपका 32 का आंसर पहला हो जाएगा। पंच चिन्ह सिक्के किस धातु के बने होते थे? तो पंच चिन्ह वाले जो सिक्के होते थे ना, वह चांदी और तांबा के बने होते थे। चांदी और तांबा के बने होते थे, इसलिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा सही। चलिए, और यदि हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो आप इस वीडियो को देखने के साथ, लाइक करने के साथ आप सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता और मैं आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो बना के ले आऊँगा। ओके, तो चलिए ठीक है। क्वेश्चन आगे बात कर लेते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया? वही क्वेश्चन है ना, सेम उदयभद्र ने किया था। यहाँ पे देखिए उदयभद्र लिखा हुआ। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? विश्व के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से तक्षशिला विश्वविद्यालय एक मानी जाती है।
इसकी स्थापना है ना वहीं के राजा तक्ष नरेश ने किया था, और जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है जी? पाकिस्तान में। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? पाकिस्तान किसके साथ फाहियान जो एक यात्री थे है ना, किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो फाहियान भारत में सबसे पहले है ना समुद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे। ओके, चलिए, तो इसका आंसर आपका समुद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? देखिए, यूरोप का नेपोलियन उधर हम आपको बताए थे, इधर भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को हम कहते हैं। किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को माना जाता है। तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा। आगे, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो आप याद रखें, कनिष्क का राज्यारोहण सबसे पहले 78 ईस्वी में हुआ था, है ना। कनिष्क का राज्यारोहण सबसे पहले 78 ईस्वी में हुआ था, और ये कुंडलवन में हुआ था। ये वो जम्मू कश्मीर में भी एक भाग है, क्षेत्र है ना। तो आप यही याद रखें। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो हमने आपको बताया था, मौर्य साम्राज्य का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसका पुत्र चंद्रगुप्त है ना, बिंदुसार। मेगास्थनीज कौन था? अभी हमने आपको बताया, मेगास्थनीज एक राजदूत था, किसका? सेल्यूकस निकेटर का, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उनके पुत्री के साथ आया था ना। तो चलिए, ये क्वेश्चन 40 था। ये 40 क्वेश्चन को आप बढ़िया से पढ़ के इस है ना में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो ठीक है।